हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बीएड डिस्टेंस का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे। और दोस्तों, हमने ऑलरेडी पार्ट वन में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है और ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। सिमिलर पैटर्न पर 2024-25 जो भी आने वाले सालों में भी सिमिलर पैटर्न है आपका एंट्रेंस का, तो आप ये ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर। मंदरजा झील सिलसिले में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ADEHIL क्वेश्चन मार्क फिर QT। अब आपको यहाँ बताना है कि ये इसमें क्या आना चाहिए। तो मैं आपको ये अलग से सेपरेट लिख के दिखा देता हूँ ताकि आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाए। पहले है AD, फिर है EH, उसके बाद है IL और उसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको यहाँ सीक्वेंस बताता हूँ कि क्या सीक्वेंस लग रहा है। रेड से मैं बता रहा हूँ आपको। तो A से E जा रहा है और ये हो रहा है +4। ठीक है, +4 करेंगे तो E आ जाएगा। इसी तरीके से D से H जा रहा है, ये भी +4। अब ये ई जो है आने वाले पहले से मिलेगा, यानी कि ई में अगर 4 जोड़ेंगे तो आई आएगा, आई से एल जाएगा +4। इसी तरीके से सेम पैटर्न पर अगर मैं आगे चलाता हूँ इस सीरीज को तो क्या आएगा, आई से +4 आएगा यहाँ पर और एल से +4 आएगा। जब आई से +4 आप ऐड करोगे दोस्तों तो आई से +4 आएगा, आई से +4 करने पे एम आएगा और एल से +4 करने पे आपका पी आएगा। और यहाँ से फिर एम से +4 करेंगे तो क्यू आ जाएगा और पी से करेंगे तो आपका टी आ जाएगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, MP इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे लेकर। 57 पे एक आपको सीरीज दी हुई है। अब ये सीरीज आपको बतानी है, या तो एक ऑप्शन, एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन को रख के देख सकते हैं, नहीं तो इसको काउंट करें। टोटल ये 24 है, मैंने पहले काउंट किया था, तो टोटल 24 है। अब 24 में आप लेयर बनानी चालू करें। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या सीक्वेंस बनेगा, ADB। अब यहाँ पे क्या है, क्या आ सकता है। तो यहाँ पे आप लास्ट वाला चेक करें तो लास्ट वाले में ABCD कंप्लीट है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगा ADB, यहाँ आ जाएगा आपका C, फिर AC, यहाँ D तक हो गया, यानी कि बीच में क्या बच गया आपका B। तो 4-4 का गैप आ रहा है, आप 4-4 का गैप ले सकते हैं। जैसे ये 4 आ गया, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसी तरीके से फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ 4 आ जाएगा आपका, फिर यहाँ से 4 आ जाएगा इधर, और 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से 4-4 का गैप आप ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको भर के दिखा देता हूँ क्या क्या आएगा। तो यहाँ वाले में तो बी आ गया। अब यहाँ पे ए सी डी है, तो क्या मिस है आपका, बी मिस है यहाँ पर भी। फिर अगला डी सी बी है लेकिन ए नहीं है तो ए लग जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे DBC, यहाँ पर भी DBC है लेकिन ए नहीं है तो ए लग जाएगा। तो आपके पास क्या ऑप्शन बन रहा है, CBBAA। और ये एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका होगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं। मुकाब और मुकाब नुमा का ताल्लुक इसी तरीका इसी तरीका उसी तरह है जैसे मुरब्बा का डैश से। तो यहाँ पे मुकाब कहते हैं दोस्तों क्यूब को, जैसे कि आपको मालूम है। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, क्यूब। और मुकाब नुमा कहते हैं क्यूबॉइड को। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा कहा गया है कि क्यूब का जो ताल्लुक है वो किससे है, क्यूबॉइड का। और मुरब्बा जो होता है आपका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का ताल्लुक इसी तरीके से किससे हो जाएगा, तो स्क्वायर का ताल्लुक हो जाएगा आपका रेक्टेंगल से दोस्तों। ठीक है, और रेक्टेंगल को कहते हैं हिंदी में मुस्ततील। तो मुस्ततील से इसका ताल्लुक हो जाएगा। मुसल्लस आपका ऑलरेडी मालूम होगा किससे कहा जाता है, नुक्ता पॉइंट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया है, 59 में अमन जो है अफरा तफरी का, और तखलीक का तो अमन का उल्टा होता है अफरा तफरी। अमन का मतलब होता है शांति, अफरा तफरी आपको मालूम ही है। तखलीक का मतलब होता है बनाना। तो बनाना वाला ऑप्शन सारे, तामीर भी मतलब होता है बनाना, तामीराती भी मतलब बनाना। तखलीक का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, तबाही। जैसे अमन
अफरा तफरी से रिलेटेड है, इसी तरह तख्लीक जो है तबाही से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। जहन जो है जिस्म से रिलेटेड है, हवा पानी से रिलेटेड, ये कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। सीपीयू हार्ड डिस्क से रिलेटेड मैच नहीं कर रहा। जहाज तेल से रिलेटेड मैच नहीं कर रहा है। सिर्फ एक ऑप्शन मैच कर रहा है, सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर। यानी कि जहन चलेगा तो आपका जिस्म भी चलेगा, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर चलेगा तो कंप्यूटर भी आपका चलेगा। मंदरजा झेल में से मुख्तलिफ लफ्ज पहचानना है। डेबिट, डिपॉजिट, कटौती यानी कि डिडक्शन, और विड्रॉल। तो यहाँ पर जो है आपका डिपॉजिट जो वर्ड है ये है जमा करने के लिए, बाकी डेबिट, डिडक्शन और विड्रॉल ये सब निकालने के लिए यूज किया गया है। इसीलिए सबसे जो मुख्तलिफ था वो ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 62 में चलेंगे। मंदरजा झेल में मुख्तलिफ लफ्ज पहचानना, इसमें भी माँ, दोस्त, भाई, बहन, तो ऑलरेडी आपको पता चली गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्त। माँ, भाई और बहन जो है एक ही फैमिली के होते हैं, दोस्त जो होता है दूसरी फैमिली का होता है। ठीक है, एक ही खानदान से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 63 में चलते हैं। मंदरजा झेल में मुख्तलिफ, इसमें भी मुख्तलिफ पहचानना है। मुसल्लस जैसे कि ऑलरेडी आपको पता ही है, ट्राइंगल को कहते हैं। दायरा आपका सर्कल हो गया। बेजवी आपका एलिप्स, और अंडाकार यानी कि ओवल शेप। तो दायरा, बेजवी यानी कि एलिप्स और ओवल जो आपके हैं ये कम से कम ये मतलब इनमें गोलाई आ रही है। ठीक है, सर्कल टाइप में इसमें एक गोलाई नुमा शेप है। बाकी जो है मुसल्लस जो है वो आपका ऑलरेडी मालूम है, इसमें कोई भी गोलाई शेप नहीं आती है ट्राइंगल में, तो इसीलिए इसको मुख्तलिफ आपका मुसल्लस ही हो जाएगा, ट्राइंगल। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। एफ जो है वो ए का भाई है। इसको हम बनाते रहेंगे साथ साथ, आप देखते रहना। एफ जो है ए का भाई है, यानी कि ए इधर में लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं ए को इधर लिख देता हूँ, और जो एफ है उसका भाई है, यानी कि एफ भाई है यानी कि मेल है। सी जो है ए की बेटी है। अब जो सी है आपकी वो ए की बेटी है, यानी कि सी लड़की है और वो ए की बेटी है, तो ए को मैंने नीचे बना दिया है। आगे कहा गया है के जो है वो एफ की बहन है। एफ की बहन कौन है भाई? आपकी के है, यानी कि के ए की भी बहन हो गई और एफ की भी बहन हो गई। आगे लास्ट में कहा गया है जी जो है वो सी का भाई है, यानी कि यहाँ पर जो सी का भाई है वो कौन है? आपका जी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जी का चचा कौन है? तो आपको सीधा सा पता चल गया। हालांकि यहाँ पर ए को मेल फीमेल नहीं दिखाया गया, लेकिन चचा अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ ही इसका चचा कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, चचा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। कहा गया है एक लड़की ने एक लड़के के तारुफ ऐसे पेश किया, मेरे चचा के अब्बा की बेटी का बेटा लड़का लड़की का डैश था। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिया है। मतलब एक लड़की है, उसने एक लड़के का तारुफ यानी कि एक लड़का कोई होगा उसका तारुफ पेश किया है। क्या तारुफ पेश किया है भाई? किस तरीके से कहा है उसको कि मेरे चचा, यानी कि लड़की के चचा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया लड़की के लिए, मैं लिख देता हूँ कोई सिंबल बना देता हूँ। ए सिंबल बना दिया मैंने लड़की के लिए। ठीक है, लड़की के चचा यानी कि लड़की के फादर होंगे, एफ से मैंने सिंबल बना दिया। और उनके चचा यानी कि सी से मैं बना देता हूँ चचा। ठीक है, लड़की के चचा के अब्बा। के अब्बा का मतलब है कि इनके दादा की बात चल रही है, तो दादा के लिए मैंने डी बना दिया है ताकि पूरा ना लिखना पड़े। मेरे चचा के अब्बा यानी कि लड़की के चचा है, उनके जो अब्बा हुए वो लड़की के दादा हो गए। की बेटी, अब इनकी जो बेटी होगी वो कौन होगी? वो मान लीजिए उनकी बेटी को मैं बी बना देता हूँ। यहाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ आपको रेड पेन से लिख देता हूँ ये बी, यानी कि इनकी बहन ही होगी ये भाई। इनकी जो बेटी होगी वो इनकी दोनों की, चाचा की और उनके पापा की, लड़की के पापा की बहन होगी। का बेटा है, उसका बेटा है ये, जो लड़के का तारुफ किया था उसका बेटा है ये। तो ये जो लड़का, ये जो लड़की है ये इसकी फूफी लग रही है, और वो जो भाई है इसका फूफीजाद भाई लगेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, और और इसका आंसर हो जाएगा फूफीजाद भाई आपका। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर। ए जो है वो बी का बेटा है,
सी जो है वो ए की बेटी है, डी जो है वो सी की माँ है, तो डी जो है वो बी की डैश है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले ए की बात की गई है तो ए को बनाएंगे। ए की बात की गई है, ए जो है वो बी का बेटा है, यानी कि ए तो बेटा है, और किसका है ये, बी का। तो बी ऊपर रहेगा, ए नीचे। कह रहा है सी जो है वो ए की बेटी है, सी जो है वो ए की बेटी है भाई, ठीक है। तो ए ऊपर आ गया, सी से नीचे, सी नीचे आ जाएगी। डी जो है वो सी की माँ है। अब डी सी की माँ है, यानी कि डी नेगेटिव है, और ये दोनों ए और डी आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। सिंपल सी बात, ठीक है। डी जो है वो सी की माँ है, तो तो डी जो है वो बी की क्या लगेगी, तो ये इसका बेटा था, तो ये इसकी क्या लग जाएगी भाई, बहू लगेगी भाई, सिंपल सी बात है, बहू। तो कहीं बहू, हाँ बहू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 67 में देखते हैं, ए और बी में ताल्लुक, जो ताल्लुक है वही सी और डी में है। अब ताल्लुक देखते हैं कि भाई क्या ताल्लुक है। पहला फिगर है, पहले फिगर में 2 सर्कल है और बीच में एक सर्कल आ रहा है, यानी कि 2 सर्कल से ए और बी का ताल्लुक है, सी और डी का ताल्लुक है, यानी कि 2 सर्कल से बीच में एक सर्कल आएगा। तो जहां जहां 2 सर्कल है वो तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 सर्कल थे, बीच में एक ही सर्कल आना था। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर डी सही। या दूसरा तरीका, एक तो यही तरीका है, दूसरा तरीका ऑप्शन अगर मान के चलिए एक और ऑप्शन होता, मैं एक और ऑप्शन इसमें बना देता हूँ। अगर एक ऑप्शन ऐसा आ जाता, ऐसा, और इसको भी सर्कल कर दिया रेड, मैं ब्लैक की कलर कर देता हूँ आपके लिए, इसको, इसको आपका ये कलर हो जाता, ठीक है, ये हो जाता। तब कौन सा ऑप्शन होता, तब भी डी होता, क्योंकि यहाँ पर 2 खाली सर्कल को एक ब्लैक सर्कल में दिखाया गया, अब 2 ब्लैक सर्कल को एक खाली सर्कल में ही दिखाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 67 के बाद 68 में चलेंगे, कौन सा खाका अलग है, तो ए ई एन जेड। अब इसमें बताना था ए ई एन जेड में, तो इसको किस तरीके से करना है। ए से ई जो है, ए से ई के बीच में देखिए कितने नंबर है, एक तो बी आएगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ई को मिलाकर टोटल कितना आएंगे, 4। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर ई से एन जो है वो भी 3 का स्क्वायर, टोटल 9। ई से अगर एन को भी इंक्लूड करेंगे 9। अब जो है 4 का स्क्वायर होना चाहिए था, जिसमें डी आएगा, तो यही ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डी होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर है, आपका चौथे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। कौन सा खाका अलग है इसमें भी बताना है। तो जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, एक डायग्राम, एक डायग्राम, एक डायग्राम, एक डायग्राम। अब इसी में जो है, ये जो आपका फिगर, चौथा वाला फिगर है, इसमें एंगल सबसे कम बन रहा है, और एंगल सबसे कम बन रहा है, बाकी सब में थोड़ा एंगल ज़्यादा है, इसमें एंगल कम भी है। और आप ये देख पा रहे हैं कि ये छोटी सी है, बस ये, अगर मैं इसको मिटा दूं, आपको नज़र आ रहा है कि ये छोटी सी है, बाकी सब में साइज जो है दोनों लाइनों का, इसके कंपैरिजन में, इस वाली लाइन के कंपैरिजन में बड़ा बड़ा है। अब 70 में भी आपको अलग अलग बताना था, एक बॉक्स के अंदर फिर एक स्पेस, यानी कि एक अलग से नीचे दिया रखा है, आपको एक लाइन ड्रॉ करके दोनों अलग अलग दे रखा है, एक लाइन ड्रॉ की गई यहाँ पे भी, और दोनों अलग। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ तो की गई है, लेकिन दोनों एक ही खाने में है, और दोनों जब एक ही खाने में हो जाएंगे तो ये चौथा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें भी राइट हो जाएगा। अंग्रेजी हरूफ की बुनियाद पर जवाब देना था, ए सी एफ, तो एफ के बाद क्या आएगा, तो यहाँ से मैं आपको लिख देता हूँ, ए, फिर सी, फिर एफ, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। तो ए से सी कितने गया भाई, ये आपका +2 हुआ, सी से एफ +3 हुआ, तो एफ से भाई 2 +3 प्लस आपका 4 हो जाएगा, और जब 4 होगा तो आपके पास आ जाएगा जे, और जे ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। HIJIKLMLNO और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी किया हुआ था। HIJI, फिर KL, फिर ML, फिर NO, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। क्या पैटर्न दिया गया है, ध्यान से देखिए। पैटर्न कुछ इस तरीके का है दोस्तों, H से जो है यहाँ पर आएंगे, और J से आपका यहाँ आएंगे, फिर ये अगला वाले में जाएगा, और ये अगले वाले में, यानी कि एक को छोड़कर दूसरा वाला।
एच से देखो +3 करेंगे तो के बनेगा, आई से +3 करेंगे, देखिए एच आई जे के, 3 जोड़ेंगे तो के बन जाएगा, आई से फिर 3 जोड़ेंगे तो एल बन जाएगा। इसी तरीके से के से जब 3 जोड़ेंगे, के के बाद आता है एल एम एन, तो 3 आएगा तो एन आ गया, बिल्कुल सही है। फिर एल से आपका 3 जोड़ेंगे तो ओ आ जाएगा। नीचे भी सेम पैटर्न है दोस्तों, नीचे भी सेम पैटर्न है। जे से 3 जोड़ेंगे तो आपका एम आएगा, आई से 3 जोड़ेंगे तो एल आएगा। इसी तरीके से एम में जब 3 जोड़ेंगे तो एम के बाद आता है एन, फिर ओ, फिर आपका पी, तो यानी कि आने वाला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा आपका पी। और एल के बाद क्या, एल में 3 जोड़ेंगे तो एल के बाद एम एन ओ, तो क्या आ जाएगा आपका पी ओ। पी ओ कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ये एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए। तो 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पी ओ। सी बी ए डब्ल्यू वाई यू आई जी एच टी एस आर और अगला क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व ये करना था कि सारे के सारे ना रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं, यानी कि सी बी ए, ऐसा नहीं कि कोई ए आएगा फिर बी, अल्फाबेटिकली ये होता है कि भाई पहले ए आए फिर बी आए फिर सी आए, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, उल्टा दे रखा है कि पहले सी आ रखा है फिर बी फिर ए, यानी कि इन्होंने उल्टा लिख रखा है इस चीज़ को। इसी तरीके से डब्ल्यू वाई यू, हालांकि यू वी डब्ल्यू होता है, यू वी डब्ल्यू होता है, लेकिन इन्होंने डब्ल्यू वी यू लिख रखा है। इसी तरीके से आई एच जी आ रखा है, टी एस आर, ये सारे के सारे रिवर्स में लिखे हुए हैं। अब आपको ये देखना है, एम ओ एन है तो आपको एम ओ एन, अब इसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखोगे, एन ओ एम कि ओ एन एम। अब ये आपको पता है के एल एम एन, ठीक है, के एल एम एन ओ, तो ये 3 आपको वर्ड दिए हुए हैं। तो जब 3 वर्ड दिए हुए हैं तो इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना था, सिंपल सी बात। तो पहले ओ एन आएगा, पहले ओ आएगा फिर एन आएगा फिर एम आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में लिखना था, पहले ओ फिर एन फिर एम, ओ एन एम। घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, अगर मिनट का कांटा मशरिक की तरफ है तो घंटे का कांटा किस तरफ होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपको एक घड़ी बनानी है, सबसे पहले तो मैंने एक घड़ी बना दी आपके लिए, जिसमें ये 12 होगा, ये आपका 6 होगा, ये आपका 3 होगा और ये आपका 9 होगा, ये आपका सेंटर होगा। अब ये कह रहा है मिनट का कांटा मशरिक की तरफ है, तो 4:30 बजे मिनट का कांटा कहाँ होता है आपको मालूम है, 6 पर होगा मिनट का कांटा भाई, ठीक है, मिनट का कांटा कहाँ होगा, 6 पर होगा। और 4 वाला कांटा कहाँ होगा आपका, इधर होगा कहीं पे, तो 4:30 तब बजेंगे। तो ये कह रहा है मशरिक की तरफ है। मशरिक का मतलब क्या है, मशरिक का मतलब ऑलरेडी आपको मालूम है, मशरिक का मतलब होता है ईस्ट, ठीक है। मशरिक का क्या मतलब है दोस्तों आपका, ईस्ट। तो ये जो 6 है, ये वाला जो डायरेक्शन है ये वाली, ये आपकी ईस्ट हो गई। जब ये ईस्ट हो गई तो ऊपर वाली वेस्ट हो जाएगी, और ये वाली नॉर्थ और ये वाली आपकी साउथ। तो जो घंटे का जो कांटा है वो किसके बीच में है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में है। देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ये घंटे वाला कांटा, और नॉर्थ ईस्ट का मतलब है आपका ऑप्शन नंबर ए, शुमाल मगरिब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में चलते हैं। अकबर सुबह सूरज निकलने के बाद रास्ते पर चल रहा था, उसका साया बाएं तरफ पड़ रहा था, वो किस जानिब चल रहा था। तो एक अकबर एक कोई नाम का लड़का है जो कि किस तरफ चल रहा था, मैं पहले इस तरफ डायरेक्शन बना देता हूँ आपको, ये नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो आपको मालूम है सन जो कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, ईस्ट का मतलब मशरिक से निकलता है। तो अकबर जो है चल रहा था और उसकी जो परछाई है वो उसके बाईं तरफ, यानी कि उसके लेफ्ट हैंड बाईं तरफ बन रही है। तब वो किस तरफ चल रहा है, अब वो वेस्ट की तरफ तो नहीं जाएगा, नहीं ईस्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि परछाई इसकी आपको ईस्ट की तरफ से आ रही है, या तो नॉर्थ की तरफ जाएगा या साउथ की तरफ, ये दो ऑप्शन है। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका लेफ्ट हैंड पड़ेगा इस तरफ, और अगर ये साउथ की तरफ जाएगा इसका लेफ्ट हैंड पड़ेगा राइट साइड इधर। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इसका राइट हैंड है वो, अब ये आपकी, क्योंकि सन इस तरफ से आ रही है, सूरज की किरणें इस तरफ से आ रही है, तो परछाई इस तरफ तो बनेगी, तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, तभी इसका लेफ्ट हैंड ये वाला होगा। और इसका मतलब है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, और नॉर्थ डायरेक्शन को कहा जाता है शुमाल।
तो शुमाल ऑप्शन नंबर बी में है, तो 75 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। 75 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शुमाल। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। अगर 15 अगस्त पीर के रोज आता है तो 17 नवंबर किस रोज होगा? अच्छा क्वेश्चन है, आपका कैलेंडर से 2 क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन को हम वन बाय वन देखने वाले हैं दोस्तों। देखते हैं। 15 अगस्त की बात चलिए। 15 अगस्त आपको मालूम है अगस्त का महीने कितने दिन होते हैं? टोटल 31 दिन होते हैं। तो 15 के बाद आपके 16 दिन बच जाएंगे, तो 16 को जोड़ देंगे। फिर आपको पता है अगस्त के बाद आपका सितंबर आता है जो कि 30 दिन का होता है, तो सितंबर लिख दिया। फिर अक्टूबर आता है, अक्टूबर आपको मालूम है 31 महीने दिन का होता है, तो 31 को लिख देंगे, जोड़ देंगे। फिर 17 नवंबर तक ऐड करना है, यानी कि 17 नवंबर। जब इन सबको आप ऐड करोगे दोस्तों, तो आपके पास ऐड करके आएगा 94। 94 को क्या करना है? 94 से भाग देना है। जब इसको भाग दोगे तो 13 सत्ते चलाएगा, 13 सत्ते 91 होता है, आपके पास बन जाएगा 3। पीर था, आपके पास पीर था, पीर में 3 जोड़ देंगे, तो पीर के बाद आएगा मंगल बुध जुमेरात। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? जुमेरात, यानी कि थर्सडे वाला ऑप्शन जो होगा जहां पर भी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि 3 जो था ऑड डेज था, और इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि अगले क्वेश्चन को हमें करने में आसानी हो जाए। अगर 21 जनवरी 2016 जुमरात को आया था तो 13 मार्च 2016 किस रोज था? तो यहाँ पर 21 जनवरी 2016 की बात चल रही है दोस्तों, और आगे बात कर रहा है 13 मार्च 2016। अब देखो 2016 जो है एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में एक फरवरी का दिन बढ़ता है। तो 21 जनवरी में आपको मालूम चल गया कि 21 जनवरी के बाद कितने दिन बचेंगे? 21 जनवरी के बाद आपके 10 दिन बचेंगे, क्योंकि 31 का महीना होता है। फिर आपका मार्च में कितने इंक्लूड होंगे? टोटल 29 दिन होंगे, क्योंकि लीप ईयर था, ये मैंने बता दिया आपको, लीप ईयर था 2016, इसीलिए 29 दिन काउंट होंगे। और 13 मार्च की बात चल रही थी, तो 13 को साथ में जोड़ देंगे। जब इन सबको टोटल करोगे तो 52 आंसर आएगा जोड़कर। और जब इसको 7 से भाग करोगे तो 7 सत्ते 49 होता है। यहाँ पर भी आपका 3 और डेज बच जाएगा। ये क्या है? 3 आपका और डेज। क्या है आपका? और डेज। और डेज को ही काउंट करते हैं। तो जुमरात में 3 जब जोड़ देंगे, तो जुमरात के बाद 3 जोड़ो, जुमा हफ्ता इतवार, तो इतवार जो भी है आपका ऑप्शन नंबर डी, इतवार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहा गया है? बहुत सिंपल तक कहा गया है, ए को बी से ज्यादा नंबर मिले, यानी कि ए जो है वो बी से ज्यादा नंबर पाता है। सी और डी को यकसा नंबर यानी कि एक जैसे नंबर मिले, यानी कि सी और डी को एक जैसे नंबर मिले, इसको हमने अलग लिख दिया है अभी। आगे क्या कह रहा है? एफ ई को एफ से कम नंबर मिले, यानी कि ई जो है, यानी कि एफ को ज्यादा नंबर मिले, सिंपल सी बात है। बी ने सी से ज्यादा नंबर लिए, अब जो बी है वो सी से ज्यादा नंबर ले रहा है, यानी कि ये कंडीशन आ गई, क्योंकि सी और डी बराबर थे, और ये कह रहा है बी ने, यानी कि जो बी है उसने सी से ज्यादा नंबर लिए, यानी कि डी से भी ज्यादा लेगा। आगे कह रहा है एफ ने डी से कम लिए, यानी कि ये कंडीशन आ गई आपके पास फाइनल बनकर। तो सबसे कम नंबर किसने लिए हैं ये बताना था। तो सबसे नंबर कम जो थे वो एक ही शख्स था, और वो कौन है? वो आपका ई है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो कि ई है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंट था ये, मैं आपको बता देता हूँ। पहले 5 लिखा हुआ है, 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 3 जोड़ेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, जो कि थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था। फिर तो ये गलत लिखा हुआ था। 14 के बाद फिर 3 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 17 कैसे लिखा आएगा आपको मालूम है, ये 17 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, 79 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, इस खाके में कितने मुसल्लस हैं ये बताने था। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या करने का तरीका होता है, अगर आपके पास इस तरह एक ही शेप से अलग अलग ट्राइंगल बन रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये बना दूँ, ये बना दूँ, और एक और निकाल दूँ, तो क्या करना होता है? सबसे पहले आप इसको क्या करें, काउंटिंग कर ले, इसको काउंटिंग कर लो इसको, 1 2 3 4, और इनको आपस में जोड़ लो, 1 + 2 + 3 + 4। तो कितना आ जाएगा भाई? 4 3 7, 7 और 3 10, तो 10 ट्राइंगल इसके अंदर हो जाएंगे। इसी तरीके से आप ये देखो, ये 1 ये 2 ये 3, तो जब इसको जोड़ोगे आप
3 2 5 2 6, यानी कि 6 ट्राइंगल तो ये बड़े वाले से होंगे। फिर इसी तरीके से 1 2 3, तो 1 2 3 6 यहाँ से हो जाएंगे। और क्योंकि ये लाइन आ गई थी, इसी तरीके से ये वाली लाइन आ गई, तो 6 यहाँ से, तो 18 ट्राइंगल तो ये हो गए आपके पास, जो बड़े बड़े से मैंने आपको बता दिए। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, एक ट्राइंगल आपका ये वाला है, फिर एक ट्राइंगल आपका ये वाला है, तो कितने हो गए? फिर एक ट्राइंगल आपका ये वाला है, तो 18 3 हो गए प्लस। अब थोड़ा सा और देखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब कुछ और ट्राइंगल है जो आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। एक ट्राइंगल दोस्तों ये है आपका, दिख रहा है? फिर एक ट्राइंगल आपका ये वाला है, जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। एक ट्राइंगल आपका ये वाला है, ठीक है। और फिर एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला है, और एक ट्राइंगल आपका ये, तो 18 3 21 और 3 आपका 24, तो ये 3 ट्राइंगल ये वाले भी इंक्लूड है। एक छोटा वाला ये, फिर एक बड़ा वाला ये वाला, और एक फिर ये फाइनल बड़ा वाला। तो 18 3 21 3 24, तो 24 ट्राइंगल इस फिगर में मौजूद थे। 24 इसका राइट ऑप्शन हो जाना था। आप इस ट्राइंगल को आप दोबारा से खुद से गिन सकते हैं। फिर टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल्स के आपके टोटल 20 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसको देखते हैं दोस्तों। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड आप कहाँ से कर सकते हैं? आप हमारे प्लेलिस्ट जाएं, प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, एक नाम होगा टीचिंग एप्टीट्यूड डायरी करके, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड करके एक प्लेलिस्ट है। वो सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको देख लेनी है बहुत अच्छे तरीके से, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आपके एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 81, दर्जा झेल किस का ताल्लुक तदरीसी महारत से है? तख्ता सिया पर लिखना, सवाल को हल करना, सवालात पूछना, या ऊपर के तमाम। तो यहाँ पे दर्जा झेल यानी कि तदरीसी महारत का मतलब टीचिंग, इसमें जो है तख्ता सिया पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना, सवालात को हल करना, सवालात पूछना, और ये सब इंक्लूड हो जाएगा तदरीसी महारत के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यशपाल कमेटी जो थी 1993 में जो आई थी, उसका ताल्लुक किससे था? इस ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी कभी नाम दे के पूछ लिया जाता है, कभी कभी, अभी मैं बताता हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग विदाउट बर्डन। कभी कभी बोला जाएगा कि लर्निंग विदाउट बर्डन कौन से ईयर को आई थी? 1993 में आई थी। कभी कभी बोला जाएगा लर्निंग विदाउट बर्डन किसने दी थी? तो यशपाल कमेटी रिपोर्ट थी वो। तो इस तरीके से घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। 83 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स का तस्वुर को सबसे पहले इस रियासत ने लागू किया? उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। दोस्तों, स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो तस्वुर था, उसको सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य था वो था आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, मुअल्लिम का बर्ताव होना चाहिए इंतजामी, हिदायती, मिसाली, या रहनुमाया? मुअल्लिम जो पढ़ा रहा है आपको, टीचर जो है आपका, फैसिलिटेटर जो है, उसका कैसा बर्ताव होना चाहिए? तो उसका जो बर्ताव होना चाहिए आपके साथ, वो हमेशा हमेशा बच्चों के साथ वो रहनुमाया अंदाज में वो रहना चाहिए आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 में चलते हैं। तलबा के नापसंदीदा बर्ताव की इस्लाह के लिए दर्जा झेल तरीक़ा मुअस्सर साबित होगा? पहला ऑप्शन है तलबा को सज़ा देना, बी ऑप्शन है वालिदैन को इत्तला देना, सी ऑप्शन है इस किस्म के बर्ताव के असबाब का पता लगाना और उसका हल फराहम करना, और डी ऑप्शन है नज़रअंदाज करना। मतलब तलबा के नापसंदीदा बर्ताव, मतलब तलबा क्या है, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो नापसंदीदा बर्ताव हो रहा है, और उसकी तरफ से अलग अलग तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे एज अ टीचर, उसके बर्ताव का असबाब का पता लगाएंगे, यानी कि उसका कोज, उसका कोज क्या है, उसका कारण क्या है, उसका पता लगाएंगे और उसको हल करने की, उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 85 में हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में देखते हैं। सी ए आई की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो बहुत सिंपल सी, मैं आपको सीधा सीधा ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन नंबर, इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अब ये आपको देखिए, जैसे सी ए आई की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली है, ऐसे ही बहुत सारी फुल फॉर्म है जो आपसे पूछी जा सकती है। बहुत सारी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, बहुत सारे आपके वो पूछे जा सकते हैं कि हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं, जैसे एनसीईआरटी का हेड, सीबीएसई का हेड क्वार्टर कहाँ है, इसी तरीके से
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स या वो यूनिवर्सिटीज़ कहाँ है वो पूछी जा सकती है। उसकी वीडियो भी हमने बना रखी है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा एंट्रेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी वो। क्वेश्चन नंबर 87, स्कूल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी आयद होती है प्रिंसिपल पर, असातिज़ा पर, मैनेजर पर या ऊपर के? तो स्कूल की जिम्मेदारी जो है, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, वो सभी पर लागू होती है, प्रिंसिपल पे भी, मैनेजर पर भी, असातिज़ा पर भी। तो ऊपर के तमाम जो है यानी कि सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं। बच्चों के स्कूल से गायब रहने और भाग जाने की वजह। अब बच्चा स्कूल से भाग जा रहा है तो इसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है? या तो भाई निसाब का दिलचस्प ना होना, ये भी ठीक है, बिल्कुल हो सकता है कि भाई जो आप सिलेबस उसको जो करिकुलम पढ़ा रहे हैं वो इतना दिलचस्प ना हो, इतना इंटरेस्टिंग ना हो, जिससे बच्चा बोर हो रहा है और वो पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्लास से भाग जा रहा है। ये भी एक ऑप्शन सही हो सकता है। तरीक़े तदरीस नामूज़ होना, यानी कि जो पढ़ाने का जो टीचिंग मेथड है वो बहुत अच्छा नहीं है। मुअल्लिम का नाअहल होना, तो वो भी आपका यही है कि भाई नाअहल होना, टीचिंग ना आना, और साथ ही साथ आपका अ, दिलचस्पी ना लेना। तो ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे, इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी इसमें बन जाएगा, यानी कि ऊपर के तमाम ऑप्शन। 10+2+3 निज़ाम तालीम की सिफारिश इस कमेटी ने की थी। अब ये कौन सी कमेटी थी? क्या कोठारी कमीशन था, मुदालियार कमीशन था, राधा कृष्णन कमीशन था, या कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 थी? क्योंकि ये 2018 का क्वेश्चन पेपर था, तो इसलिए 2020 की जो तालीमी पॉलिसी थी उससे क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता था। इसीलिए आप ये 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी, ये बहुत अच्छे से देख के जाएं इस साल के लिए। तो यहाँ पर 89 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोठारी कमीशन था। कोठारी कमीशन कब आया था? इसकी डेट आपसे पूछी जाती है, 1964 से 1966 इसकी डेट बताई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 में चलते हैं। तलबा उस उस्ताद को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब तलबा है, आपके स्टूडेंट है, कौन से टीचर को ज़्यादा पसंद करते हैं? आप एज अ टीचर कौन से टीचर को पसंद करोगे? एज ए स्टूडेंट आप किस टीचर को पसंद करते हो? जाजिब शख्सियत का मालिक हो, उनका ज़ात कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, यानी कि कोई अच्छे घरेलू या बहुत अम, ऊँची ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, ये तो कोई मतलब नहीं बनता है। जो दिल खोल कर नंबर देता हो, मुझे नहीं लगता ये भी कोई आपका वैलिड रीज़न है। हाँ, लेकिन ये डी जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो अपने मज़मून पर अच्छा अबूर रखता हो, यानी कि अपने जो भी उसका सब्जेक्ट है उस पे अच्छी कमांड रखता हो, अच्छी पकड़ रखता हो, अच्छा टीचिंग मेथड उसको आता हो, तो तलबा की टीचिंग मेथडोलॉजी को भी, उसके कंटेंट को भी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए उस टीचर को भी सुनते हैं और अच्छे से पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की से मुस्तकबिल में टीचर का किरदार होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी जो आ रही है उससे जो आने वाला जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उससे टीचर के क्या क्या किरदार होगा? पहला ऑप्शन है तलबा को इत्तलाआत फ़राहम करना, नई निसाबी किताबें तैयार करना, तलबा की रहनुमाई करना, या तदरीस में इंटरनेट का इस्तेमाल करना। तो इंटरनेट का इस्तेमाल तो बच्चों को ऑलरेडी आता है, तो ये भी नहीं बताना, नई किताबें भी नहीं। तलबा को इत्तलाआत फ़राहम करना, ऐसा भी नहीं है। इसमें क्या होगा? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा तलबा की रहनुमाई करना। 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। सी सॉरी, सी यानी कि तलबा की रहनुमाई करना। 92, एक उस्ताद के अहम किरदार की शनाख्त दर्ज झेल से की जाती है? लीडर, मंसूबा साज यानी कि प्लानर से, मैनेजर, या मोटिवेटर? तो एक लीडर की हैसियत से उसकी शनाख्त की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। तलबा को होमवर्क इसलिए दिया जाना चाहिए, यानी कि आप जो इस होमवर्क देते हैं स्टूडेंट को, एज अ टीचर क्यों दिया जाता है और उससे क्या बेनिफिट होते हैं? तो यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में कहा गया है तलबा को घर पर खेल कूदने से रोकने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। अगर खेलने कूदने से आप रोकेंगे स्टूडेंट को तो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि अच्छे से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तलबा को मसरूफ़ रखने के लिए नहीं, मसरूफ़ रखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें कराई जा सकती है, होमवर्क ही सिर्फ एक काम नहीं है। तलबा को सज़ा देना कोई मकसद नहीं है होमवर्क कराने का मतलब। तलबा की तरक्की का अंदाज़ा लगाने के लिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका कि जो तलबा है, आपके स्टूडेंट जो है, वो कितनी तरक्की कर पा रहे हैं, होमवर्क को कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसकी उनकी डेवलपमेंट को उजागर करने के लिए, देखने के लिए, इसलिए होमवर्क को दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 94, अगर कोई तालिब इल्म क्लास को देर से आता है तो आप बहैसियत उस्ताद क्या करेंगे? भाई पहली बात यह है, अगर बेस्ट ऑप्शन तो इसमें नहीं है, मैं आपको बता दूं। बेस्ट ऑप्शन क्या बनता है इसका कि अगर कोई लेट आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको क्लास में बैठने देंगे और क्लास के बाद उससे क्या करेंगे, उनकी एक वजाहत, मतलब एक तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि भाई वो लेट क्यों आ रहा है। अगर वो कंटिन्यूस लेट आ रहा है तो जानने का प्रयास करेंगे भाई कंटिन्यूस लेट क्यों आ रहा है, क्या कारण है कि लेट आ रहा है वो। हो सकता है कोई काम करके आ रहा हो सकता है बहुत दूर से आ रहा हो सकता है ट्रैफिक का कोई इशू हो, बहुत सारी डिफिकल्टीज स्टूडेंट फेस कर सकता है। तो उसका पता लगाना भी एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। अब नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ये गलत ऑप्शन है। क्लास में बैठने की इजाज़त ना देंगे, ये भी नहीं। अगर क्लास स्टूडेंट आया है तो उसको क्लास में बैठने की इजाज़त ज़रूर देनी चाहिए। सज़ा सुना देंगे, ये भी गलत ऑप्शन है। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, उसको खामोशी से क्लास में दाखिल होने और बैठ जाने की इजाज़त देंगे। यानी कि क्लास को डिस्टर्ब ना करें बच्चा, और इजाज़त दे देंगे, हाँ भाई आके क्लास में बैठ जाओ। बाद में आप डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ भाई आप क्यों लेट आए थे, क्या कारण था, क्या वजह थी आप जिसकी वजह से आप लेट आए थे। क्वेश्चन नंबर 95, आपके मुताबिक तालीम की अहम गर्ज क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है तलबा को मालूमात फराहम करना। बी ऑप्शन, तलबा की हम जहत शख्सियत को नशोनुमा को फ़रोग देना, या अच्छे शहरी बनाना, या समाज की इसलाह। तो तालीम की अहम गर्ज जो है वो आपके अच्छे शहरी बनाना है। 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छे शहरी जब आप बनाएंगे दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से आपको गलत ऑप्शन बता दिया। यहाँ पर है तलबा की हमें जो है शख्सियत की नशोनुमा को फ़रोग देना, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात चल रही है यहाँ पे। होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका होल ऑल राउंड डेवलपमेंट। जब ऑल राउंड डेवलपमेंट आप करोगे स्टूडेंट का, ऑल राउंड डेवलपमेंट जब होगा तो वो अच्छा शहरी भी बनेगा, समाज की इस्लाह भी हो जाएगी, और साथ ही साथ जो हम तालिब इल्म को यानी कि तालीम के ज़रिए जो सिखाना चाहते हैं वो एक तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, याद करने यानी कि मेमोराइज का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? तो 96 में देखते हैं, तवील वक्त तक मुताला करना, तस्वुरात को समझना, बाआवाज़ बुलंद करना, या तस्वुरात को लिख देना। तो इसमें जो अंडरस्टैंडिंग जो पावर है, तस्वुरात को जो समझना है, वही सबसे बेस्ट मेथड है मेमोराइज करने का। हालांकि मेमोराइजेशन पावर नहीं करानी चाहिए, लेकिन अगर कुछ चीज़ करा भी रहे तो तस्वुरात मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए। अंडरस्टैंड करा दे बच्चों को कॉन्सेप्ट, ताकि वो अच्छे से समझ पाए और फिर वो उसको लंबे समय तक याद भी रहेगा। 97, अगर तलबा कमरा जमात में सवालात पूछते हैं तो मुअल्लिम को क्या चाहिए? उन्हें मशवरा दे कि स्कूली औकात के बाद मुअल्लिम को मिले? नहीं, ऐसा तो फिर इसका मतलब बच्चों को ये लगेगा कि भाई टीचर को नहीं आता है। ठीक है, तलबा के सवालात को पूछने की हिम्मत अफजाई करना, बिल्कुल। अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आपको उसके हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको डाउट होता है लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। सी ऑप्शन में कहा गया था तलबा को क्लासरूम में बहस मुबाहसे में हिस्सा लेने की तरगीब देना, यानी कि एक तरीके से डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा है। तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तलबा से कहीं कि तलबा से कहें कि वो खुद सवालात के जवाब ढूंढे, ऐसा भी नहीं है। बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे हमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें दोस्तों आपका बी ऑप्शन है। तलबा के सवालात पूछने की हिम्मत अफजाई करनी है, उनको एक इनकरेज प्रोवाइड करना है, उनको एक तरीके से हौसला देना है। क्वेश्चन नंबर 98 में चलते हैं। मौजूदा दौर में तदरीस के लिए सबसे मौजू ख्याल क्या किया जाता है? मुअल्लिम मरकूजियत में, मुतालिम मरकूजियत में, समाज मरकूजियत में, या निसाब मरकूजियत में? यानी कि जो आपका तदरीसी जो निज़ाम है, आपको जो टीचिंग आपको जो पढ़ाने का पढ़ा जो रहे हैं, वो मुअल्लिम यानी कि टीचिंग ओरिएंटेड होना चाहिए, स्टूडेंट लर्नर स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, या आपका सामाजिक सेंटर होना चाहिए, निसाबी यानी कि बुकिश सेंटर होना चाहिए। तो ये आपका स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चे को सेंटर में, आपका स्टूडेंट सेंटर में बैठेगा और टीचर उसके इर्द गिर्द काम करेगा। स्टूडेंट सेंटर्ड उसकी क्लासरूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। किंडरगार्टन से मुराद क्या है? बच्चों का जगह, बच्चों का घर, बच्चों का स्कूल, या बच्चों का खेल का मैदान? तो किंडरगार्टन जो है स्कूल थे, स्कूल बनाए गए थे, और ये बच्चों का स्कूल के नाम से फेमस हुए। कौन सा कौन से फिलोसोफर थे कौन से फिलोसोफर थे जिन्होंने किंडरगार्टन को बनाया था, किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की थी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों इसका।
अगर आपको नहीं मालूम है तो सर्च करके कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 100, माजूर बच्चों को तालीम देना। अब ये क्या है, कोशी को ज़ाय करना है? नहीं, कोशी को ज़ाय करना एक तरीके से नेगेटिव स्टेटमेंट है, बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन में दो दौर हाजिर का नारा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है भाई। अब यानी कि अभी का नारा है, ऐसा नहीं है। फितरी तौर पर मैकेनिकी, तो ये भी नहीं है। समाजी जिम्मेदारी है ये। माजूर बच्चों को तालीम देना भी समाजी एक जिम्मेदारी है, समाज का एक अहम काम है ये। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, समाजी जिम्मेदारी। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आपको दोस्तों दो पार्ट में सॉल्व करा दिए, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको पार्ट 1 करके आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप उस 55 क्वेश्चन को, जो भी 55 क्वेश्चन थे वो स्टार्टिंग के, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारे क्वेश्चन जो हमारा वे था पढ़ाने का, अगर वो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आने वाले और वीडियोस के लिए, मानू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।